नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपका स्वागत करता हूँ संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज के एनालिसिस में। तो ऑफिशियली वेलकम टू TICS। आज हम बात करेंगे संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज के बारे में, जहाँ से करीबन 3 से 4 MCQ आराम से आ सकते हैं UPSC की परीक्षा में। राइट, तो ये जो है वो पेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसकी जो न्यूज़ है उसको हमें थोड़ा और डिटेल में देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या है कि न्यूज़ से ज़्यादा न्यूज़ के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला हमारा न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इनएडिक्वेट स्लीप। आपको पता होगा कि नींद हमारी लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है। हालांकि दिन की 7 से 8 घंटे की नींद प्रिस्क्राइब की गई है, बट लोग क्या करते हैं, कम सोते हैं। अब कम सोने का रीज़न क्या है? या तो उनके ऊपर वर्क का लोड बढ़ जाता है, या तो उनके ऊपर कोई फैमिली का प्रेशर होता है, या तो खुद में इंटरनली कोई भी प्रकार का एक दिक्कत चलती रहती है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर आपकी स्लीप थोड़ी जितनी भी रिड्यूस होती जाएगी उतना आपके लीवर के रिलेटेड डिसीज़ बढ़ जाएंगे। कौन से रिलेटेड? लीवर के रिलेटेड डिसीज़ बढ़ने चालू हो जाएंगे। अब उसमें भी ऐसा कहा गया है कि एक एडल्ट ह्यूमन को कितना सोना चाहिए? एटलीस्ट 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। बट हम क्या करते हैं? रात को बिंज वॉच करते हैं, रात को टीवी सीरीज चल जाती है हमारी। राइट, तो फिर हमारी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और जब स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, अगर 1 घंटा भी स्लीप अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो माइट पॉसिबल कि जो हमारे लीवर के ऊपर कितना रिस्क बढ़ जाता है, 24% जितना लीवर डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। जब ये लीवर डैमेज का रिस्क इतना 24% जितना बढ़ जाता है जस्ट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग 1 आवर ऑफ स्लीप, तो आप देख लीजिए कितना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई लोग क्या करते हैं कि रात को 5 घंटे सोते हैं और दिन में 2 घंटे की एक झपकी लगा देते हैं। तो वो जो नैपर्स है वो ऐसे अपनी स्लीप को बैलेंस कर देते हैं। बट कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो इंसोम्निक हो जाते हैं। अब क्यों? कोई भी उसका रीज़न हो सकता है, उसका पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, कोई इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, कोई पैथोलॉजिकल बीमारी हो सकती है। तो उन सभी की वजह से जब भी आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो फिर लीवर के ऊपर आपका रिस्क 24% जितना बढ़ सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। सो दैट्स वाई नींद बहुत ज़रूरी है। और कॉमन मिसबिलीफ क्या है कि जब भी हम सोते हैं हमारा दिमाग जो है वो बंद हो जाता है या तो फिर रेस्ट करता है। नहीं, दिमाग हमारा रेस्ट नहीं करता, वहीं पे भी दिमाग चलता रहता है। और जो हमारी लाइफ की नेसेसरी थिंग्स है उसके ऊपर दिमाग ज़्यादा फोकस करता है, जैसे कि हमारा वेलबींग इम्प्रूव होना, हमारी लाइफस्टाइल जो है उसके हिसाब से हमारा लाइफ स्पैन, जो एवरेज आयु है हमारी, वो बढ़ाना, नॉर्मल टाइम में हमारा जितनी भी इफ़ेक्टिविटी है, जो भी हमारी ऑर्गन्स रिलेटेड इफेक्टिविटी है वो भी बढ़ाना। वो सारा काम कब होता है? वो सारा रिफ्रेश होता है जब हम सो जाते हैं। तब जो दिमाग है वो डेली एक्टिविटी में नहीं जुड़ा होता, वो दूसरा बैकग्राउंड एक्टिविटी करता है ताकि हमारी जो डेली एक्टिविटी है उसकी एफिशिएंसी सडनली बढ़ जाए। सो दैट्स वाई प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि आपको 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। इवन दोपहर में 1 आध 2 घंटे सो जाओगे तो भी चलेगा। प्रीलिम्स के पेपर के बीच में 2 घंटे मिलते हैं आपको, 15 मिनट का नैप ले लो जिसको हम पावर नैप कहते हैं। सो यहाँ पे पावर नैप जो है उसकी भी कोई एक प्रकार की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है कि पावर नैप इज ऑल्सो दैट मच नेसेसरी। कि वो क्या करता है कि बॉडी को जो एक रिफ्रेशमेंट चाहिए ना, लोग चाय पी के नींद उड़ाते हैं, अरे नींद लेके ही नींद उड़ाओ। सो दैट इज मोर बेनिफिशियल कि जो चाय वगैरह पीते हैं आप, कैफीन वगैरह डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा स्लीपिंग हार्मोन है वो थोड़े डिले हो जाते हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं, आप ड्रैग कर रहे हो, ड्रैग करोगे तो बाद में जाके दिक्कत होगी। बेटर है कि पावर नैप ले लो, और पावर नैप ले लो, आपकी एफिशिएंसी ऑलरेडी अच्छी हो जानी ही है। तो ये कहा गया है। और ये जो सारा पूरा जो हमारा ये रिसर्च है, रिसर्च किसके ऊपर चलता है? रैट्स के ऊपर चलता है। तो रैट के ऊपर भी यही देखा गया, ह्यूमन के ऊपर भी यही देखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में ऐसा है कि जो एक आध फिश है उसको मिरर के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है। बाकी मिरर इफेक्ट जो है वो ह्यूमन में इजीली पाई गई है। ह्यूमन जो है अपने आप को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो चिंप है, हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव जेनेटिकली, वो भी अच्छे से मिरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने खुद को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ एलिफेंट में भी ये देखा गया है, कई फिश में भी ये देखा गया है। राइट, इवन डॉल्फिन्स जो है वो भी अपने आप को सेल्फ रिकॉग्नाइज कर सकती है इन अ मिरर। और कोई भी एक जो बच्चा होता है वो 18 महीने तक
वो धीरे धीरे अपने आप को मिरर में आइडेंटिफाई करना चालू कर देता है। अगर आपने उसके फोरहेड में कहीं पे टीका लगा दिया जो उसको आंखों से नहीं देखने मिलेगा, तो वो मिरर में देखेगा और मिरर में वो छूने का ट्राई करेगा कि हाँ कहाँ है, ये क्यों है, कैसे आया। तो 18 महीने तक वो भी मिरर के सामने रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो मिररिंग इफेक्ट जो है वो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमें पता चले कि हमारा सेल्फ परसेप्शन क्या है, हमारे लिए परसेप्शन क्या है, उसके लिए मिररिंग इफेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। सर्टेन टाइम कैसा हो रहा था कि कुछ लंगूर में जब हमने मिररिंग इफेक्ट करना ट्राई किया, तो लंगूर जो है वो सामने की रिफ्लेक्शन देके वो एंग्री हो जाते थे। उनको ऐसा लगा कि कोई इंट्रूडर आ रहा है, सो दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ। बट उसके सामने चिंप है, दे विल इजिली आइडेंटिफाई देमसेल्फ एंड दे हैव आइडेंटिफाइड देमसेल्फ इन अ पास्ट रिसर्च। तो ये रिसर्च से एक्चुअली ऐसा है कि जो मिररिंग इफेक्ट है उससे क्या पता चलेगा, हमें सेल्फ अवेयरनेस पता चलेगी, हमें सिमिलर टाइप ऑफ लुक पता चलेगा। तो हमारा बिहेवियरल पूरा अप्रोच है, वो बिहेवियरल अप्रोच किसके ऊपर से जाएगा? हमारे परसेप्शन के ऊपर से जाएगा, ना ही कोई दूसरी चीज़ों के खिलाफ। तो हमारा जो परसेप्शन है वो किस तरह से फॉर्म होता है, उसके लिए ये मिररिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस किस लोगों ने मिररिंग इफेक्ट सक्सेसफुली पास की है? तो सबसे पहला ह्यूमन, फिर चिंप, फिर एलिफेंट, सर्टेन फिशेस एंड इवन डॉल्फिन्स एज वेल। तो ये याद रखना, शायद ट्रिवियल के तौर पे आपको ऐसा पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट आइडेंटिफाई और हैव नॉट बीन अफेक्टेड बाय द मिररिंग इफेक्ट, और उसमें आपको कोई एक नाम दे दे, राइट। तो ये जो यहाँ पे हमें रिसर्च पाया जाता है उससे कोई ट्रिवियल प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद का जो हमारा करंट अफेयर है, इट इज अबाउट न्यू टेक्निक सेज वेयर द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल केम फ्रॉम। मतलब सर्टेन न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो ऑलरेडी जहां पे हमने यूज कर लिया है, उसके जो रेसिड्यूज हमें मिलते हैं, तो वो कहां से मिला है उसके बारे में हमें क्लियरली पता चल जाएगा। और उसमें भी सबसे पहले जो हमें देखने मिलता है वो है बॉइलिंग, एंड दूसरा होता है प्रेशराइज। तो एक होता है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर और दूसरा क्या होता है? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में क्या होता है कि उसका जो चेंबर होता है, कोर के अंदर ही पानी बहुत ही ज्यादा हीटअप होता है, बॉइल होना चालू हो जाता है, एंड दैट विल क्रिएट एनर्जी। बट उसके सामने जो प्रेशराइज है उसमें कोर के अंदर उसका मास प्रॉपर नहीं होता, मतलब मास थोड़ा वहां पे कम होता है, वहां पे सिर्फ पानी गर्म होता है, और फिर पानी गर्म होने के बाद वहां पे कोई एक लो प्रेशर सिस्टम होती है, लो प्रेशर सिस्टम में जाता है और वहां पे पानी को वो बॉईल करेगा, जो कोर के बाहर बॉईल करता है, और फिर वहां से एनर्जी रिलीज होगी, राइट। तो इस तरह से जो हमारा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है उसमें थोड़ा सा ये भेद है। दूसरा भेद क्या है? तो इनमें जो रॉड की सिचुएशन होती है, वो कोई मुझे बताएगा कि बॉइलिंग में रॉड कहाँ से इंसर्ट होता है और प्रेशराइज में रॉड कहाँ से इंसर्ट होता है? वी वुड हैप्पी टू लुक एट योर कमेंट्स, प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के बारे में। दूसरा क्या डिफरेंस पता होना चाहिए? तो न्यूक्लियर जैसे ही हमारा पॉइंट आया तो बेसिक देखते हैं सबसे पहले कि न्यूक्लियर के अंदर दो प्रोसेस होती है, एक होता है फ्यूजन और दूसरा होता है फिशन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? तो फ्यूजन में ऐसा होता है कि दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? हीलियम बनाएंगे, एंड देन इट विल क्रिएट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और फिर होता है फिशन। फिशन में क्या होता है कि जो हीलियम एटम है उसको हम तोड़ते हैं और दो हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और जब ये दो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है तो यहां से भी एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? एनर्जी डेवलपमेंट में करते हैं। जो हमारा सिविल न्यूक्लियर प्लान है पूरा, या सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसमें हम यही प्रक्रिया का यूज करते हैं। और रिसेंटली एक दूसरा न्यूज था जो हमारा कुदानकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर हैज रीच इट्स क्रिटिकलिटी, राइट। तो कोई मुझे बताएगा कि व्हाट डज इट मीन, क्रिटिकलिटी क्या होता है? अच्छा लगेगा हमें, आप कमेंट करते रहिए तो पता चलेगा कि कौन सी क्रिटिकलिटी है, राइट। तो क्रिटिकलिटी और न्यूक्लियर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमारा जो लास्ट आज का जो करंट अफेयर है, ये है कि सोरगम्स आर अल्कलाइन टॉलरेंट एंड कैन इंप्रूव क्रॉप यील्ड। अब हमारी जितनी भी सॉइल है, सॉइल में एक मेजर प्रॉब्लम कौन सा आ जाता है? सैलिनाइजेशन आता है। क्या आता है? सैलिनाइजेशन। अब सैलिनाइजेशन क्यों आता है? क्योंकि ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन से क्या होगा कि कोई भी यहां पे देख लीजिए कि ये जैसे कि सॉइल है
और इतना पानी है। पानी के अंदर सॉल्ट होता है, धीरे धीरे सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट हैवियर सॉल्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। जब ये नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे और ऊपर सनलाइट आएगी तो सनलाइट की वजह से पानी जो है वो इवेपरेट हो जाएगा, बट जो सॉल्ट है वो यहीं पे रह जाएंगे। और सॉल्ट जब यहीं पे रहेंगे तब ये सॉइल को क्या करता है, सॉल्टी बना देते हैं। उसमें से कुछ कुछ ऐसा होता है कि जो अल्कलाइन बना देते हैं। तो अल्कलाइन के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, सोरगम वगैरह वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, और जो सोरगम है वो अल्कलाइनिटी को काउंटर करने में हेल्प करती है, और उसके साथ सॉइल की जो बेटर क्वालिटी है वो और ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। और जो सोरगम है वो आप मुझे बताइए, क्या सोरगम रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, या जायद क्रॉप है? तीन में से एक ऑप्शन आ सकता है। बताइए मुझे कि तीन में से सोरगम हम कौन से सीजन में हम उसको कल्टीवेट करते हैं। सोरगम के साथ साथ दूसरा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग, ये जो ड्राई लैंड फार्मिंग है जनरली हम कहाँ पे करते हैं, अरीड रीजन्स में करते हैं। कहाँ पे करेंगे, अरीड रीजन में करते हैं। क्यों अरीड रीजन में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी जो है वो लिमिटेड है। इरिगेशन की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा वेल एक्सपैंडेड नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है। सो दैट्स वाई व्हाट वी नीड टू अडॉप्ट ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग अडॉप्ट करने से क्या फायदा होगा, एक तो पानी कम होगा, और उसमें मेजरली ड्राई लैंड क्रॉप के तौर पे हम क्या उगा सकते हैं, पल्सेस उगा सकते हैं। और पल्सेस आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर दी प्रोटीन। और प्रोटीन के लिए जो अब पल्सेस हम कल्टीवेट करेंगे, और पल्सेस के साथ दूसरा क्या होता है, यहाँ पे अगर सोरगम अल्कलाइन टॉलरेंट होती है और क्रॉप यील्ड बढ़ा सकती है, तो ये जो पल्सेस है उसके नोड्यूल के अंदर सर्टेन बैक्टीरियाज रहते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से भी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये पूरा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है या प्रॉब्लम है उसके सामने डील करने के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। जो भी सजेशन है प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सपोर्ट अस एज मच एज यू कैन। वी विल कीप ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट टू यू। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।